नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हमने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है साबुन और अपमार्जक के बारे में। यानी बेसिकली बात करें तो हम कपड़ों की धुलाई कैसे करते हैं और कैसे कपड़ों से मैल अलग हो जाती है, तो वो उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मिसेल क्या होता है, मिसेल की संरचना के बारे में बताइए, ठीक है। या फिर पूछे जाते हैं साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है साबुन की सफाई प्रक्रिया की जो क्रियाविधि है, साबुन के कपड़े की जो धुलाई की प्रक्रिया है उसको समझाइए, कैसे उसको मैल को अलग किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो बात करें साबुन और अपमार्जक के अंदर, साबुन आपको पता है क्या होता है और अपमार्जक आपको पता है क्या है। अगर नहीं पता है, साबुन तो हम घरों में काम में लेते हैं, नहाने के लिए भी और कपड़े धोने के लिए भी। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं, जिसको हम आम भाषा में सर्फ या वॉशिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, वो उसे अपमार्जक कहा जाता है। आप उसके अच्छी तरह से परिचित हैं कि जो सर्फ या वॉशिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है। आज हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर साबुन के अंदर मिसेल का निर्माण कैसे होता है, मिसेल की संरचना कैसे बनती है, मिसेल कैसे बनता है। तो देखिए, साबुन के एक अणु की बात करें तो साबुन का जो एक अणु होता है, यहां पर हम एक साबुन का अणु बनाते हैं। यहां पर मान लो इस तरह का साबुन का एक अणु है, ठीक है। इस साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग, ठीक है। यहां पर मैं इसको ऐसे दर्शा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक जो रेड वाला भाग है ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये जो भाग है व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से ये है, एक ये भाग हो गया, और दूसरा आपको जो भाग दिखाई दे रहा है वो सेकंड वाला भाग, ये एक भाग हो गया, ये इसका दूसरा भाग हो गया। तो यहां पर देखो, इसके साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग जो होता है वो क्या होता है, जल में विलय हो जाता है, ठीक है। जो जल में विलय हो जाता है उसको जल रागी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जल रागी। यानी साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग ऐसा होता है जो जल में विलय हो जाता है, यानी जल में घुल जाता है, उसको हम कहते हैं जल रागी। और दूसरा जो भाग होता है वो जल में घुलता नहीं है, वो मैल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, मैल के साथ क्रिया कर लेता है। तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? उस भाग को हम कहते हैं जल विरागी। जल विरागी, जल विरागी वो भाग होता है जो जल में नहीं घुलता है, लेकिन जो मैल होती है उसके अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो हमने ये कि एक होता है जल रागी भाग, एक होता है जल विरागी। जल रागी भाग जो साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग जो होता है वो जल में घुल जाता है, जिसको हम जल रागी कहते हैं, और दूसरा भाग जो है वो जल विरागी भाग। इसको हम आयनिक भाग भी कहते हैं, आयनिक या आयनिक भाग भी जिसको कहा जाता है। अब देखिए इसकी संरचना कैसे होती है इसकी अणु की। तो इसका अणु कुछ इस तरह से बना होता है, देखिएगा इसका अणु कुछ इस तरह से बना होता है। यहां पर होता है इसका ये वाला भाग। तो ये जो साबुन है, साबुन आपको पता है किसके बने होते हैं? साबुन जो बने होते हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। हमने जस्ट पीछे जो टॉपिक पढ़ा था साबुनीकरण, उसमें हम पढ़ के रहे थे। तो यहां पर एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो भाग होता है, ठीक है। ये जो भाग होता है ये भाग होता है जल विरागी। कौन सा होता है? जल विरागी। और ये जो भाग होता है वो होता है जल रागी। जल रागी मतलब जल में घुलने वाला। ये जो पूंछ वाला भाग होता है जल विरागी होता है, और ये होता है, देखो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, जैसे हम बात करें CH3COO, यहाँ R का मतलब लंबी श्रृंखला वाला, और ये यहाँ पर क्या होता है, इसका भाग होता है Na+ सोडियम वाला भाग, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। तो इस तरह से इसका एक संरचना बनी होती है। अब ये जो भाग है ये किसमें होता है? मैल के साथ मिल जाता है, क्योंकि कपड़ों में जो ज्यादातर मैल होती है वो कौन सी होती है? तेलीय मैल। बाकी धूल मिट्टी है वो तो आसानी से बिना साबुन लगाए भी कपड़े से अलग हो जाती है, लेकिन ये जो भाग है यानी जो तेलीय मैल होती है वो अलग नहीं होती है। तो इसका जो जल रागी भाग है वो जल में घुलता है, और जल विरागी जो भाग होता है वो किसमें? जल में नहीं घुलता है, जल विरागी भाग है। इसका आयनिक सिरा, यानी आयनिक सिरा कौन सा होता है? आयनिक सिरा जो जल में घुलने वाला होता है,
ये अंदर की ओर होता है, ये इसके देखो अंदर की ओर होता है, ये जो जल के अंदर की ओर यानी जल में घुल जाता है तो ये जल के अंदर की ओर रहता है। और जो दूसरा भाग होता है हाइड्रोकार्बन भाग, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला ये जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ये पूंछ जो होती है वो जल के बाहर होती है। ये क्या होती है? जल के बाहर होती है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये मिसेल है। ये क्या है? ये ही मिसेल की संरचना है। चलिए हम इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आगे इसको और समझेंगे। यहाँ पर ये जो भाग है ये है, इसके बीच में जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये तेल की बूंद है, यानी मैल है, तेल की बूंद जिसको हम कह सकते हैं। मान लो हमारे कपड़े में एक तेल की बूंद लगी हुई है, उसको हमें धुलाई करना है, तो कैसे करेंगे? तो होता क्या है, ये जो साबुन के अणु होते हैं, जो जल विरागी भाग होता है यानी जो जल में नहीं घुलने वाला भाग होता है, वो तेल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तेल के साथ इसमें घुल जाता है, ठीक है, और इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। और इसके बाहर सारे कौन से भाग रहते हैं? जल में घुलने वाले। तो वो चारों तरफ से इसको घेर कर वापस पानी में, जैसे ही हम पानी में कपड़े को डालते हैं तो वो पानी में उस क्या करता है? मैल को ले आता है। तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि मिसेल किसे कहते हैं। देखिए, साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं, यानी दो भाग होते हैं, जिसमें से एक सिरा जल में विलय होता है जिसे जल रागी, और तथा दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय होता है जिसे जल विरागी कहते हैं। इसका आयनिक सिरा यानी जल रागी जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है। इस संरचना को हम मिसेल कहते हैं। तो आपसे कई बार सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, मिसेल का निर्माण कैसे होता है या मिसेल किसे कहते हैं, तो आपको ये चीज लिखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है, वो है साबुन की सफाई प्रक्रिया। अब साबुन सफाई कैसे करता है कपड़े से? तो हम यहां पर मान लेते हैं ये एक कपड़ा है, ठीक है, ये एक कपड़ा है, और कपड़े के ऊपर क्या है? यहां पर मैल लगी हुई है। मान लो ये कपड़े के ऊपर क्या है? यहाँ पर एक मैल लगी हुई है, ठीक है, ये मैं समझते हैं। अब देखिएगा होता क्या है, हमने कहा है अधिकांश जो मैल होती है वो तेलिया होती है, तेल की होती है, क्योंकि नॉर्मल जो मैल होगी वो क्या होगी? बिना साबुन के पानी में धोएंगे तब भी अलग हो जाएगा। और तेल आपको पता है पानी में अघुलनशील होता है, अगर तेल पानी में घुल रहा होता तो सीधा पानी से कपड़े धोते तब भी वो अलग हो जाता, लेकिन जो तेल होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये हमने अभी बात की। ये जो बात करें, साबुन जो होते हैं किसके बने होते हैं? साबुन कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ठीक है। साबुन के अणु जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। किसके? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम देखें सोडियम और पोटेशियम, जिस तरह से हमने ये संरचना की थी, इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं आपस में जुड़ी होती है, तब जाके क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक भाग होता है इसका जो जल विरागी होता है और एक जल रागी, दो भागों से। यहां देखो CH3 COO माइनस और एक Na प्लस। एक तो ये भाग हो गया जो जल में घुलता है, और ये भाग कौन सा होता है इसका? दूसरा जल विरागी भाग माइनस वाला। अब क्या होता है? साबुन का आयनिक भाग कौन सा? जो जल में घुलने वाला होता है, वो जल में घुल जाता है, जल में घुलने वाला है, जल में घुल जाएगा, जबकि कार्बनिक जो श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल की संरचना बनाते हैं। अब देखो होता क्या है, हम यहाँ पे वो संरचना बनाए वापस, तो देखो होता क्या है, यहाँ पे हम देखें तो आपके साथ संरचना कुछ इस तरह से बनती है। ये कौन सा है? साबुन का एक अणु यहाँ पर बनाते हैं। कौन सा है? ये साबुन का अणु। साबुन का अणु वाला ये जो रेड वाला भाग है, ये कौन सा है? जल रागी, मतलब जल में घुलने वाला, ठीक है। और ये जो भाग है इसका दूसरा जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये कौन सा भाग है? ये है जल विरागी भाग, यानी जो किसके साथ अभिक्रिया करता है? जो तेल की बूंद के साथ अभिक्रिया करता है। इसी तरह दूसरा अणु आ जाएगा, वो भी करेगा, दूसरा अणु आएगा इसके साथ, वो भी जल में घुलने वाला भाग बाहर की तरफ रहेगा, इस तरह से ये, ठीक है, और तेल में घुलने वाला भाग इसका तेल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस तरह से ये चारों तरफ घेर लेते हैं। अब हम कपड़े को या तो क्या करते हैं? हाथ से रगड़ते हैं या ब्रश से रगड़ते हैं, ठीक है। तब वो क्या करता है? इस अणु को बाहर की तरफ इसको कपड़े से अलग कर देता है और कुछ इस तरह से संरचना बन जाती है। अब देखो क्या हुआ, ये जो तेल की बूंद थी वो अलग चली गई बाहर, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पे चली गई तो इसको चारों तरफ से उस अणु ने क्या कर लिया? घेर लिया इस तरह से, मतलब इस तरह से। इसका ये वाला भाग तो आपको पता है जल रागी है, यानी जल में घुलने वाला। बाहर वाला भाग होता है जो जल में घुलने वाला। अब इसके बाहर वाले भाग में क्या आ रहा है? जल रागी भाग। अब चारों तरफ से इस तरह से संरचना बनती है, जैसे हमने मिश्रण देखा, ये हमारी तेल की बूंद थी, जो इसके बीच में देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये तेल की बूंद है। ये क्या है? ये तेल की बूंद है। और इसके चारों तरफ ये देखो, ये वाला भाग है, ये जो पूंछ वाला भाग है, ये जल विरागी भाग होता है, यानी ये तेल की बूंद में घुलने वाला भाग होता है। और बाहर वाला भाग होता है वो सारा पानी में घुलने वाला है, तो तेल की बूंद को उठाकर पानी में घोल देता है वो।
क्या कर देता है, पानी में घोल देता है। तो इस तरह की मिसेल संरचना बन जाती है। अब ये एक अणु के साबुन के एक अणु साथ, अब मैल के भी बहुत सारे कण होते हैं वहां पे, और साबुन के भी, हम साबुन को कपड़े पर रगड़ते हैं तो उसके भी बहुत सारे कण उसके अंदर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो कपड़े से क्या हो जाती है, मैल अलग हो जाती है। अब उसके तरफ घेर रखा है। अब हम कपड़े को क्या करते हैं, ये घुल जाती है, इस प्रकार साबुन का अणु मिसेल बना देता है। अब वो मिसेल संरचना, सभी मैल जो थे उसके साथ मिसेल की संरचना बन गई, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। एक कण देखो, ये जो हमने बनाई है संरचना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक सिरा जो होता है वो क्या होता है, तेल कण की ओर, और दूसरा ये देखो, एक तो सिरा इसका रेड वाला सिरा जो दिखाई दे रहा है बाहर वाला, ये जो अंदर वाला व्हाइट वाला सिरा दिखाई दे रहा है, ये तो तेल के कण की ओर आकर्षित होता है, यानी उसके साथ घुलता है, जबकि बाहर वाला सिरा होता है वो पानी में घुल जाता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इमल्सन मतलब जब जैसे ही अब उसको कपड़े को पानी में डालेंगे तो वो सारी मैल किस में चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। हम देखते हैं जैसे ही कपड़े को मसलने के बाद, उसको जब जैसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में हम जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो सारी की सारी मैल किस में चली जाती है, पानी में चली जाती है। और जैसे पानी, साफ पानी में डालते हैं तब भी वो पानी कैसा हो जाता है, मैला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मैल आ जाती है। ठीक है, इससे इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल के पानी में घुलने में मदद करता है। अब वो जो इमल्सन, वो जो अणु बना था, साबुन का जो मिसेल बना था, वो क्या करता है, उस मैल को पानी में घोलने में मदद करता है। वो वहां से उठा के कपड़े से अलग करके पानी में डाल देता है। ठीक है, मदद करता है, और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब वो जो तेलिया मैल थी वो सारी पानी में चली गई, और हम 2-3 बार पानी में धोते हैं तो वो सारे के कुछ कण रह जाते हैं पहली बार में, तो दूसरी बार हम उसको पानी में डालते हैं तो वो कण भी उसके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े की धुलाई कर सकते हैं, कपड़े की जो सफाई है वो कर सकते हैं साबुन के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखना है, देखो अधिकांश जो मैल होती है वो, इसको प्रोसेस को लिखना कैसे है वो देखो, अधिकांश मैल होती है वो तेलिया होती है, और तेल जो होता है पानी में अघुलनशील होता है, घुलता नहीं। साबुन जो होते हैं, साबुन के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल, जो इस प्रकार के अम्ल है जिसमें CH3COO आता है। इस तरह के जो और लवण होते हैं उनसे मिलकर क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के लवण से साबुन बनता है। सोडियम भी हो सकता है उसके अंदर, पोटेशियम भी हो सकता है। ठीक है, अब उसका जो भाग है, साबुन के अणु का 2 भाग है। एक जो होता है कार्बन की श्रृंखला वाला जो भाग है वो तो तेल में साथ अभिक्रिया करता है, तेल में घुलता है, जबकि बाहर वाला भाग है वो जल के साथ अभिक्रिया करके और एक मिसेल संरचना बना देता है। ये तो एक अणु के साथ, वहां पर लाखों करोड़ों अणु होते हैं तो वो सारे के सारे इस तरह की संरचना बना देते हैं। ठीक है, तो एक सिरा तेल के कण की ओर और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। एक सिरा हम देखते हैं तेल के कण की ओर, ये रहा एक सिरा तो तेल के कण की ओर, ये तेल का कण है इसके, और दूसरा बाहर वाला सिरा यानी जो आयनिक भाग है, आयनिक भाग जो पानी में घुलने वाला भाग है वो बाहर की ओर होता है। इससे जो है वो इमल्सन बनता है, और इस प्रकार साबुन का जो मिसेल है वो मैल जो है वो पानी में क्या कर देता है, घुलने में मदद करता है। ये मिसेल उसको पानी में लाने में मदद करता है और कपड़े की सफाई हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, यानी अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर होता है। पहले आपको यहां पर अगर आपसे अपमार्जक पूछे तब भी आप ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो देखिएगा साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होते हैं, साथ में इसका अंतर भी देखते हैं। तो साबुन जो होते हैं अभी हमने देखा था लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं, ठीक है, वॉशिंग पाउडर जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। यहाँ ये सोडियम और पोटेशियम के लवण है कार्बोक्सिलिक अम्लों के, यानी साबुन भी लंबी श्रृंखला वाले हैं। ठीक है, तो ये भी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हैं, लेकिन कौन से लवण हैं, अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। ठीक है, जबकि ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। पहला अंतर ये। दूसरा अंतर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के लिए ही हम क्या करते हैं, अपमार्जक का यूज करते हैं। साबुन जो होता है कठोर जल में झाग नहीं देता है। जो खारा जल, जिसको भारी जल कहते हैं, जो होता है यानी कठोर जल जो होता है, उसके अंदर आप साबुन को लगाओगे तो वो जम जाएगा। कई बार हम होते हैं ना, इस जगह जहां पर हम साबुन लगाते हैं बालों में, इसमें हाथों पर, तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, मतलब ऐसा बना देता है, फिर उसके बाद में वो झाग नहीं बनते हैं वहां पर, मतलब सफाई नहीं होती है। लेकिन आप वहीं पर वॉशिंग पाउडर लगा देंगे तो वो जैसी भी मैल है उसको भी क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो ये क्या होता है, खारा जो पानी होता है,
समुद्री जो जल होता है उसके साथ ये क्या नहीं करता है, सफाई प्रक्रिया नहीं करेगा, जैसी की जैसी साबुन है उसके अंदर जम जाएगी। जबकि अपमार्जक जो है वो कठोर जल में भी झाग देते हैं, मतलब कठोर जल में भी सफाई की प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे हम कई जगह से जमीन से निकालते हैं वो खारा पानी होता है, या समुद्री जो पानी होता है उसके अंदर आप कपड़े धोने की कोशिश करेंगे तो साबुन है उसमें झाग नहीं बनेंगे, वो साबुन वैसी की वैसी उसके अंदर जम जाएगी और अघुलनशील मतलब ऐसा पदार्थ बना देगी जो उसके पानी में, खारे पानी में घुलेगा नहीं। लेकिन वहां पर आप अपमार्जक यूज करोगे तो वो सफाई प्रक्रिया कर देगा और इसी तरह झाग बनाएगा। तीसरा जो है, साबुन जो होते हैं वनस्पति तेल और जंतु वसा से बनाए जाते हैं। ये कैसे बनते हैं? वनस्पति तेलों से या जंतु वसों से बनाए जाते हैं साबुन होते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए इतने ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं, अपमार्जक संश्लेषित हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, मतलब संश्लेषित तरीके से बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। जैसे हम इसको पानी को बहाएंगे किसी पेड़ पौधे में डालेंगे तो वो नुकसान करेगा। यानी हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि साबुन जो है जल प्रदूषण नहीं फैलाता है, जबकि अपमार्जक जो है वो जल प्रदूषण फैलाता है। इस तरह से आप इसके अंतर को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से आपको जो रिपीट करना है इस पार्ट को वो है जो हमने यहां पर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण जो सीखे थे वो आपको अच्छी तरह रिवाइज करना है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण, फिर उसके बाद में हमने देखा था जो प्रक्रियात्मक समूह है वो जुड़ने पर नामकरण कैसे होता है, उसको आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपका जो कमेंट में आप जो भी प्रॉब्लम भेजेंगे उस सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।